हाँ दोस्तों, मैंने आपको फिर से इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको वहाँ तो बताया था आज उपनिवेशवाद स्टार्ट होने वाली है, वित्तीय चरण होने वाला है स्टार्ट। इससे पहले उपनिवेशवाद का आपने देखा क्या था टॉपिक, आपने पढ़ा होगा, आपको रिकॉल करना पड़ेगा, आपको खुद याद करना पड़ेगा। दोस्तों मैं टॉपिक बाय टॉपिक आपको नोट कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप घर बैठे ही अपना नोटबुक तैयार कर सकें और यूपीएससी मेंस के क्वेश्चन सर को आप देखें, उनको समझें और यहाँ से हल करने की कोशिश करें आप ज़्यादा से ज़्यादा। मैं यही कहता हूँ, बार बार आपको कहता हूँ कि आप पढ़ें और उसको हल करने की क्वेश्चन आंसर डेली एक क्वेश्चन आंसर रेटिंग लिखने की प्रैक्टिस करें, सबसे अच्छा होगा। दोस्तों मैं भी लिखने की कोशिश करता हूँ लेकिन होता नहीं है यार, सबसे साथ यही प्रॉब्लम होती है। लेकिन जब पढ़ाई करनी है तो ऐसे ही करना चाहिए। मैं तो आपको मोटिवेट कर देता हूँ, मुझे तो अपने खुद पे खुद मोटिवेट करना पड़ता है। तो दोस्तों मैंने आपको उपनिवेशवाद का वित्तीय चरण ज़्यादा क्या बोलूँ, और मैंने आपको शायद क्वेश्चन दिया था। हाँ, ये अनेक प्रकार के लॉ डलहौजी, ये वाला आपने नोट किया होगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। आपने इसे खुद अपने से भी लिख सकते थे, कोई बड़ी बात तो है नहीं। डलहौजी की नीति मैं आपको कोशिश करूंगा ये कि मुझे जो डिस्ट्रिक्ट से जो मटेरियल भी मिलता है, अगर आपका कमेंट सेक्शन में मुझे आएंगे तो मैं उसे मटेरियल आपको व्हाट्सअप या फिर इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर कुछ भी हो आपके मतलब सोशल मीडिया, उस पर मैं शेयर करके आपको पर्सनली जो जो हमारे वीडियो से जुड़ेगा मैं उसको पर्सनल दे सकता हूँ, अपने नोट्स दे सकता हूँ, अपने मटेरियल। और पीटी के लिए खास करके जो शॉर्ट नोट्स तैयार किया गया उसे भी मैं आपको पर्सनल दे सकता हूँ। मतलब तैयार किया गया नोट बहुत ज़्यादा सिक्योर है, आप उसे 10 दिन 15 दिन में अपनी पीटी को तैयारी कर सकते हैं, पीटी के लिए खास करके। तो दोस्तों मैंने आपको उपनिवेशवाद का वित्तीय चरण उसका उद्देश्य देख लेते हैं क्या था। भारत को ब्रिटेन से होने वाले वित्तीय निवेश के लिए खोलना एवं निवेश को प्रोत्साहन देना, 1857 के महाविद्रोह जैसी घटनाओं को पुनरावृत्ति को रोकना। दोस्तों मैं आपको कई बार कह चुका हूं कि एक से लेके आपको जहां तक होगा मॉडर्न हिस्ट्री का मैं पार्ट आपको कंप्लीट कराऊंगा और कंप्लीट आप घर बैठे नोट तैयार करें। ये डिस्ट्रिक्ट का मणिकांत सर के द्वारा तैयार किया गया नोट्स है। राजनीतिक नीति देख लेते हैं। इसका राजनीतिक भारतीय राज्यों के संदर्भ में विस्तारवादी नीति के बदले और प्रत्यक्ष नियंत्रण पर बल देना। प्रशासनिक नीति, प्रशासनिक संरचना में इस प्रकार से सुधार एवं परिवर्तन की एक तरफ भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण मजबूत हो रही, वहीं दूसरी तरफ भारतीयों में असंतोष भी नहीं हो। आर्थिक नीति, आर्थिक नीति क्या थी? गृह व्यय के रूप में भारत से ब्रिटेन की ओर धन का हस्तांतरण, अकाल, भारत में आधुनिक उद्योगों का विकास तथा ब्रिटिश दृष्टिकोण। सामाजिक नीति, ब्रिटिश क्राउन के द्वारा सामाजिक क्षेत्र में हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई थी। सांस्कृतिक नीति, भारतीयों के संदर्भ में उदारवादी नस्लीय भेदभाव की नीति अपनाना तथा आगे फूट डालो और शासन करो पर बल दिया गया। उपनिवेशवाद वित्तीय चरण 1858 के पश्चात। उद्देश्य, इस काल में भारत के संदर्भ में ब्रिटिश नीति निम्नलिखित कारकों से प्रेरित रही। पहला, भारत को ब्रिटिश वित्तीय निवेश के लिए खोलना तथा निवेश को प्रोत्साहन देना। जैसा कि हम जानते हैं कि औद्योगिक क्रांति के स्वरूप ब्रिटेन में पूंजी का संचय हुआ था और चूंकि मुनाफा अर्जन पूंजीवाद के तर्कशास्त्र में निहित है, इसलिए ऐसा महसूस किया गया कि इस पूंजी को भारत में निवेशित किया जाए तो दोहरा लाभ होगा। प्रथम, चूंकि भारत में श्रम सस्ता था इसलिए पूंजी पर मुनाफा अधिक मिलता। दूसरा, खनन क्षेत्र, रेलवे, जहाजरानी उद्योग आदि में निवेश करने का फायदा था। भारत में ब्रिटिश विनिर्मित वस्तुओं की आयात और यहाँ से कच्चे माल को निर्यात के लिए प्रोत्साहन मिलना, इसलिए इस काल में बड़ी मात्रा में ब्रिटेन से पूंजी लाई गई और भारत के विभिन्न क्षेत्रों में निवेशित किया गया। अर्थात रेलवे, खनन क्षेत्र, बागान उद्योग, जहाजरानी उद्योग, सरकारी कर्ज, बैंकिंग, मैनेजिंग एजेंसी आदि क्षेत्र में बदले में भारत को ब्याज समेत वह रकम लौटाना था या फिर वह रकम भारत से मुनाफा
लेकर जाती, भारत से मुनाफा लेकर जाती। दोनों ही स्थितियों में ब्रिटिश पूंजी को ही फायदा था। दोनों ही स्थिति में क्या था, ब्रिटिश पूंजी को ही फायदा था। पॉइंट नंबर 2, ये सिर्फ ब्लू से ही लिखना था, मैंने ग्रीन से लिख दिया। 1857 के महाविद्रोह में ब्रिटिश साम्राज्य को हिलाकर रख दिया था। इससे ब्रिटिश सरकार ने कई सबक लिए और फिर वह इस बात के लिए सावधान हुई कि नीतियों में इस प्रकार सुधार कर लिए जाए कि भारत से अनेक प्रकार के फायदे लिए जाने के बावजूद इस प्रकार की घटना 1857 जैसी घटना को पुनरावृत्ति नहीं हो। उपयुक्त कारकों के 1858 के पश्चात भारत के संदर्भ में ब्रिटिश राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सभी प्रकार की नीतियों को प्रभावित किया। राजनीतिक नीति 1858 के महाविद्रोह को दबाने के पश्चात भारतीयों के विश्वास को जीतने के उद्देश्य 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा आई, जिसमें भारतीय राज्यों को यह आश्वासन दिया गया कि ब्रिटिश क्राउन भविष्य में उनके भूभाग का अधिग्रहण नहीं करेगा। साथ ही यह भी आश्वासन दिया गया कि अतीत में उनके साथ कंपनी ने जो भी उनके साथ समझौते किए उन्हें सुरक्षित रखा जाएगा। ऊपरी तौर पर देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा ने ब्रिटिश एवं भारतीय राज्यों के बीच संबंधों को मौलिक आधार को बदल दिया, किंतु व्यवहार में ऐसा नहीं था, बल्कि 1857 के महाविद्रोह से सबक लेकर भारतीय राज्यों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण के बदले अप्रत्यक्ष नियंत्रण पर बनाए रखने पर बल दिया गया। इसका एक देखें, लॉर्ड लिंटन के द्वारा 1876 में जो राजकीय उपाधि अधिनियम लाया गया था, उस आधार पर महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी की उपाधि मिली। फिर 1877 में जो दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ, उसमें भारतीय शासक सामंतों की तरह शामिल हुए और फिर भारतीय क्राउन उनके स्तर, उपाधि आदि निर्धारित करने लगा और यह भी तय करने लगा कि किस शासक को कितने तोपों की सलामी दी जाए। देख रहे हो भैया क्या अंग्रेज का चाल था। लॉर्ड कैनिंग ने नई नीति की शुरुआत की। भारतीय शासकों एवं कुलीन जन सामान्य भारतीयों के स्वाभाविक नेता हैं एवं उनके माध्यम से हम भारत पर मजबूत नियंत्रण बनाकर रख सकते हैं। लॉर्ड कैनिंग क्या कहता है, जन सामान्य भारतीयों की स्वाभाविक नेता है, उनके माध्यम से हम भारत पर मजबूत नियंत्रण बनाकर रख सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर ब्रिटिश रेजिडेंट के द्वारा भारतीय शासकों के आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप कर दिया जाता, जैसा कि 1875 में बड़ौदा के गायकवाड़ के संदर्भ में पाते हैं। आंतरिक मामले में भी हस्तक्षेप करता। सबसे बढ़कर रेलवे एवं टेलीग्राफ जैसे आधुनिक यातायात एवं संचार माध्यमों का सहारा लेकर ब्रिटिश सरकार ने भारत के देशी राज्यों को ब्रिटिश भारत क्षेत्र से बांध दिया। अब देखिए क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने। ये क्वेश्चन है कि 1858 में ब्रिटिश क्राउन के द्वारा भारत के प्रशासन का अधिग्रहण और भारत के संदर्भ में महारानी विक्टोरिया की उदार नीति की घोषणा ने ब्रिटिश एवं भारतीय राज्यों के बीच संबंधों के आधार पर ही बदल दिया। समालोचनात्मक प्रशिक्षण कीजिए। ये हॉरिजेंटल में आपको उसका उत्तर देना है 150 शब्दों में। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा गया दोस्तों। इसे आप किस प्रकार लिखेंगे, देखिए सर ने लिखाया था 1858 के पश्चात ब्रिटिश क्राउन के द्वारा भारत के प्रशासन को अपने हाथों में लिए जाने की घटना एवं महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा एक नई नीति के आरंभ का सूचक प्रतीत होती है, परंतु सूक्ष्म प्रशिक्षण के पश्चात हम पाते हैं कि जो भी बदलाव आया महज ऊपरी एवं सतही था।
ऊपरी और सतही था, ऊपरी ऊपरी था, अंदरूनी नहीं था, जमीन पे था ही नहीं। वस्तुतः 1857 के महाविद्रोह से सबक लेकर ब्रिटिश गांव ने प्रत्यक्ष नियंत्रण की जगह अप्रत्यक्ष नियंत्रण पे बल दे दिया और इसी क्रम में विस्तार की नीति छोड़ने की घोषणा की। विस्तार नहीं करना चाहते, जिसका भूभाग उसी पाप का अधिग्रहण नहीं करें। लॉर्ड लिंटन ने राजकीय उपाधि अधिनियम 1876 के माध्यम से महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया तथा 1877 में दिल्ली दरबार का आयोजन कर भारतीय शासकों को सामंतों के स्तर पर ला दिया। भारतीय शासकों को सामंत बना दिया गया। भारतीय शासकों को मित्र बनाने का नाटक किया गया ताकि उनके माध्यम से भारतीय या जनसामान्य पर नियंत्रण बनाकर रखा जा सके। शासक पर नियंत्रण रखेंगे ताकि जनसामान्य पर भी नियंत्रण रखा जा सके। ये सब नियम था यार। इसका आंसर कितने अच्छे से आप लिख सकते हो, अपने शब्द में लिख सकते हो। निष्कर्ष, मैंने इसका आंसर बहुत अच्छे क्रिएटिव से लिखा हूँ, तो आपको मैं दिखाऊंगा बाद में। इसलिए ऐसा मानना उचित नहीं लगता है कि ब्रिटिश और भारतीयों के बीच आधार बदल गया, क्योंकि आधार तो वही औपनिवेशिक ही था। तो आप सीख रहे हो ना, मैं इसका आंसर बहुत अच्छे तरीका से लिखा हूँ और सर ने भी कितने अच्छे से एकदम क्रिएटिविटी लग रहा है कि हाँ यार बहुत अच्छे से झलक रहा है आंसर। तो आप भी इससे बेहतर लिख सकते हो, या तो फिर ऐसे ही लिखो। आप क्या दिक्कत है, इसी को 2-3 बार लिखोगे तो समझ में आ जाएगा। आपने देखा आर्थिक अब राजनीतिक देख लिया, अब आ जाता है प्रशासनिक नीति। जो भी इससे पहले पॉइंट का था आपने उसे देखा और पढ़ा। दोस्तों एक सेकंड, राजनीतिक नीति आपने देख लिया, अब प्रशासनिक नीति देख लीजिए। देखिए, इस काल में प्रशासनिक संरचना में इस प्रकार से सुधार एवं परिवर्तन लाए गए कि एक तरफ भारतीय उपनिवेश पर ब्रिटिश नियंत्रण मजबूत हो, वहीं दूसरी तरफ भारतीयों में असंतोष उत्पन्न हो। ब्रिटिश का प्रशासन पर नियंत्रण हो, लेकिन दूसरी तरफ की जनसामान्य लोगों के बीच असंतोष की भावना न आए। ये था उनका, इस प्रकार से नियम लाना चाहते थे। देखिए, केंद्रीय प्रशासन को 2 भागों में बांटा, एक केंद्रीय प्रशासन, दूसरा प्रांतीय प्रशासन। देखिए यह माइंड मैप है। केंद्रीय प्रशासन में भारत सचिव लंदन से नियुक्त किया गया। इसमें 15 सदस्यीय परिषद का था। गवर्नर जनरल वायसराय, गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाता है, उसमें गवर्नर जनरल का पद था 15 सदस्य में। पोर्टफोलियो पद्धति की शुरुआत, इसे आप समझेंगे कि पोर्टफोलियो पद्धति क्या थी। प्रांतीय प्रशासन में एक गवर्नर होगा, ठीक। केंद्र में भी गवर्नर जनरल होगा जो वायसराय होगा। प्रांतीय में जो होगा वो सिर्फ गवर्नर होगा, गवर्नर जनरल नहीं होगा, वो गवर्नर होगा, जैसे आज का राज्यपाल और आज का राष्ट्रपति कहते हैं। शक्ति का विकेंद्रीकरण होगा, सी में ABC। इसे और आगे बढ़ाते प्रशासन को कितने भागों में बांटा। शक्ति का विकेंद्रीकरण 1861 में, वित्तीय विकेंद्रीकरण लॉर्ड मेयो, वित्तीय विकेंद्रीकरण 1800, लॉर्ड लिंटन 1876 से 80, 1880 से 1884 लिप्पन। स्थानीय स्वायत्त प्रशासन, स्वायत्त शासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय स्वायत्त 1882। लिंटन के समय 1878। आप देख सकते हो, आप इसी प्रकार से नोट कर लें। स्टैट्यूटरी सिविल सेवा, कुलीन भारतीय वर्ग की शुरुआत, इसे एरो लगा के नीचे, केवेनांट सिविल सेवा। फिर पॉइंट अनकोवेनेंट सिविल सेवा। इससे निकल गया केंद्रीय सेवा और इससे निकला अनकॉन्वेनेंट सिविल सेवा से प्रांतीय सेवा। ये प्रांतीय सेवा में 1919 का एक्ट, जैसे ICS केंद्रीय, इससे ऊपर का केंद्रीय सेवा जा सकता है, प्रांतीय सेवा से ये केंद्रीय सेवा में जा सकता था। 1922 ईस्वी सिविल सेवा का आयोजन इलाहाबाद में हुआ। 1922 ईस्वी में सिविल सेवा का आयोजन इलाहाबाद में हुआ। प्रांतीय सेवा से आप जा सकते थे केंद्रीय सेवा में, ठीक है। और कॉन्वेनेंट सिविल सेवा को केंद्रीय सेवा कहा गया, अनकॉन्वेनेंट सिविल सेवा को प्रांतीय सिविल सेवा कहा गया। आप इसे समझ सकते हैं। स्टैट्यूटरी सिविल सेवा की शुरुआत कुलीन वर्ग भारतीयों के द्वारा की गया था, ठीक है। कुलीन वर्ग को ही दिया गया था ये पद ज्यादातर। ये था प्रशासन को फिर देखिए, सैन्य सुधार और पुलिस सुधार। 1861 पुलिस एक्ट
ब्रिटिश क्राउन की ओर से भारत की प्रशासन के संचालन के लिए भारत सचिव के पद का सृजन एवं उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय समिति का गठन हो गया। आपने देखा, ब्रिटिश क्राउन के लिए गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय किया गया, क्योंकि अब ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधित्व था लंदन के द्वारा, सीधा प्रधानमंत्री लंदन के जो ब्रिटिश क्राउन थे उनके द्वारा नियुक्त होता था। वायसराय के अंतर्गत पोर्टफोलियो पद्धति की शुरुआत की गई, जिसके तहत वायसराय के पार्षद को पृथक पृथक विभाग में बांटा गया। समझ गया, पोर्टफोलियो पद्धति, हर पार्षद को अलग अलग विभाग दिया गया। इस प्रकार परिषद पर वायसराय की पकड़ मजबूत हो गई। प्रांतों में पूर्ण गवर्नर का पद बना रहा और उसकी सहायता के लिए परिषद थी। प्रांतों में पूर्ण की तरह ही गवर्नर का पद बना रहा, गवर्नर राज्यपाल का पद जैसे बना रहा और उसकी सहायता के लिए परिषद थी। केंद्र एवं प्रांतों के बीच शक्ति का विकेंद्रीकरण की शुरुआत की गई। इस दिशा में पहल 1861 पुलिस सुधार एक्ट है, 1861 के अधिनियम के आधार पर की गई। इसकी तार्किक प्रगति 1919 अधिनियम के रूप में सामने आया, जिसमें केंद्र और प्रांतों की शक्ति को विभाजित कर 3 पृथक सूचियां बनाई गई। साथ ही इसकी काल में वित्तीय विकेंद्रीकरण की शुरुआत की। इस दिशा में लॉर्ड मेयो ने पहल की। वित्तीय विकेंद्रीकरण से आशय है कि कर लगाने की शक्ति का विभाजन छठा पॉइंट 1882 में लोकल सेल गवर्नमेंट एक्ट के आधार पर स्थानीय स्वायत्त शासन की शुरुआत की गई, परंतु इसका वास्तविक उद्देश्य भारतीय जनता को स्थानीय स्तर पर थोड़ी शक्ति देकर उन्हें शक्ति की भागीदारी से दूर रखना। 1878 से 69 लॉर्ड लिंटन के समय एक स्टैट्यूटरी सेवा की शुरुआत की गई, जिसके माध्यम से कुछ कुलीन भारतीय के बच्चों को उच्च पदों पर नियुक्त का प्रावधान लाया गया। मैंने आपको कहा ये एरोम बताया था, स्टैट्यूटरी के तहत कुछ सामंत वर्ग के भारतीयों को उच्च पद दिया जाएगा। 1857 के महाविद्रोह से सबक लेकर सैन्य सुधार में निम्नलिखित कदम उठाए गए। नंबर 1, सेना में भारतीयों की तुलना में ब्रिटिश एवं यूरोपीय सैनिकों की अनुपात को बढ़ाया गया। तोपखाना विभाग ब्रिटिश और यूरोपियों के अंतर्गत रखा जाना था। एक लड़ाकू जाति की भावना लाई गई। इस आधार पर कि राजनीतिक रूप से सजग क्षेत्र से सैनिकों की नियुक्ति को हतोत्साहित किया गया। सोची समझी नीति के तहत सैनिक रेजिमेंटों को जाति एवं क्षेत्र के आधार पर बांट कर रखा गया। जाति और क्षेत्र के पेड़ नंबर 10 नंबर 1861 पुलिस एक्ट के आधार पर जो आज भी लागू है, पुलिस सुधार के लिए कदम उठाया गया ताकि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध उभरने वाले विद्रोह को दबाया जा सके। आज भी लागू है। अब आ जाता है यहाँ से आर्थिक नीति। दोस्तों बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। मैं आपको आर्थिक नीति और धन की निकासी किस प्रकार हो रहा था भारत से, और इसी वित्तीय चरण देखेंगे 1765 के पश्चात। काफ़ी बड़ा हो रहा है वीडियो दोस्तों। ब्रिटिश विद्वानों का जवाब क्या था, ब्रिटिश विद्वान क्या कहते हैं धन की निकासी पे, और भारत के भी कुछ विद्वान थे। अब ब्रिटेन का व्यापार भी देखेंगे हम यहाँ से। भारत के साथ संतुलन के पक्ष में शेष विशेष के साथ यूएसए, जर्मनी, यूरोप व्यापारिक। भारत का व्यापार शेष विश्व के साथ कैसा था, ब्रिटेन के साथ कैसा घाटा हो रहा था, यूएसए जर्मनी के साथ संतुलन के पक्ष में किस प्रकार था, ये सारे टॉपिक मैं आपको बताऊंगा। गिरिव्यय, अन्य मत और संतुलित विचार, ये सब सारे टॉपिक आपको अगले वीडियो में मिलेगा। दोस्तों आप हमारे वीडियो पे बने रहेंगे और शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं दोस्तों। और क्या कर सकते, कुछ नहीं। तो दोस्तों फिर मैं आपको अगले वीडियो में आपको यहाँ से आर्थिक नीति हम आपको बताएंगे। ओके, यहाँ से आपका स्टार्ट होगा।